गोपालपुर गांव के दो भाइयों की ये कहानी है। रामलाल जहां धन दौलत से संपन्न एक प्रभावशाली व्यक्ति था, वहीं उसका छोटा भाई गोपाल गरीबी में भी अपनी ईमानदारी से जीवन बिता रहा था। माता पिता कोरोना वायरस में गुजर जाने के बाद रामलाल के मन में लालच आ गया और उसने बड़ी ही धूर्तता से सारी पुश्तैनी जायदाद पर अपना कब्जा जमा लिया। गोपाल के हिस्से में सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा आया, लेकिन वो मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वहां सोना जैसे फसलें होती थी। गोपाल उसी खेत की उपज के सहारे अपने बेटे विजय का सपना डॉक्टर बनना शहर में पढ़ाई करवाकर पूरा कर रहा था। रामलाल के पास सब कुछ होते हुए भी उसे गोपाल की उस जमीन का मोह सता रहा था। वो बस सही मौके के इंतजार में था और एक दोपहर जब गोपाल पसीने में लथपथ खेत जोत रहा था, तब रामलाल अपनी नई चाल के साथ वहां आ धमका। कैसे हो भाई, काम कैसा चल रहा है? सुनने में आया है कि तुमने अपने बेटे विजय को डॉक्टर बनाने के लिए शहर भेज दिया है। बात तो अच्छी है, लेकिन भाई ये जमीन तो बहुत छोटी है। इसमें कितनी भी मेहनत कर लो, इतनी बचत कहाँ हो पाएगी कि तुम उसकी फीस भर सको और आगे के लिए पैसे जमा कर सको। मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी खेती से तुम अपने बेटे के सपने पूरे कर पाओगे। सच कह रहे हैं भैया, मुश्किलें तो बहुत है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं लोन उठा लूंगा, पर अपने बेटे को शहर में जरूर पढ़ाऊंगा। मैं उसे एक काबिल डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, ताकि जो गरीबी और ठोकरें मैंने अपनी जिंदगी में झेली है, वो उसे कभी ना देखनी पड़े। गोपाल, तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या तू मुझे पराया समझता है? तू बाहर वालों से पैसे क्यों मांगेगा और लोन के जाल में क्यों फंसेगा? मेरे होते हुए तुझे किसी और के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे इस तरह मुसीबत में कभी नहीं देख सकता। मैं तेरा भाई हूं और तेरी हर संभव मदद करूंगा। भैया, आपकी बातें सुनकर मैं उलझन में पड़ गया हूँ। आपने मदद की बात तो की, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप असल में क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भाई, तू तो फालतू में ही परेशान हो रहा है। मेरा कहने का मतलब सीधा सा है, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने बेटे को शहर में पढ़ाना है ना, तो उसके लिए जितनी भी रकम लगेगी वो सब मैं दूंगा। आखिर मैं तेरा सगा भाई हूं और मेरे पास इतना धन दौलत किस काम का, अगर वो तेरे ही काम ना आ सके। भैया, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया, पर मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं है। मैंने हमेशा अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा किया है और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अब अचानक आपसे इतनी बड़ी मदद लेना मेरे स्वाभिमान को ठीक नहीं लग रहा है। मैं कर्ज लेकर बोझ तले नहीं दबना चाहता। नहीं नहीं गोपाल, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें मुफ्त में पैसे लेने को नहीं कह रहा। तुम अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो अपना खेत वापस ले लेना। देखो, बाकी दुनिया भी तो ऐसे ही काम करती है, तो फिर अपने भाई पर भरोसा करने में क्या बुराई है? नहीं भैया, ये मुमकिन नहीं है। ये खेत ही मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा है और इसी से मेरे बेटे का भविष्य जुड़ा है। मैं इसे गिरवी रखकर अपनी उम्मीदें नहीं खोना चाहता। मुझे यकीन है कि इसी खेत में पसीना बहाकर मैं अपने बेटे के सपने पूरे कर लूंगा, इसलिए मुझे क्षमा करें। गोपाल की बात सुनकर रामलाल गुस्से से लाल हो गया और बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए अपने घर चला गया। वो चाहकर भी कुछ न कर सका। उधर गोपाल भी सब भूलकर अपने खेत के काम में जुट गया। इसी तरह धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए। रामलाल के मन में लालच की आग लगी थी। वो सोच रहा था, चाहे जो हो जाए वो खेत तो मैं लेकर ही रहूंगा। काफी देर तक तड़पता रहा कि गोपाल को जाल में कैसे फंसाया जाए। तभी उसे एक जबरदस्त उपाय सूझा और वो एक नई उम्मीद के साथ गोपाल के घर पर जा पहुंचा। गोपाल, तुम्हारा जज्बा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए रत्ती भर भी सम्मान है और तुम मुझे बड़ा भाई मानते हो, तो इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है भैया, मैं आपकी बात का मान रखूंगा। आखिर आप मेरे बड़े भाई हैं। बताइए, आपके मन में क्या बात है?
भाई मैं तुम्हारी मुश्किल का हल लाया हूं। तुम मेरी वो बड़ी जमीन ले लो जो तुम्हारे खेत से 4 गुना ज्यादा उपजाऊ है। वहां खेती करके तुम रातों रात अमीर हो जाओगे और बेटे को अच्छे से पढ़ा सकोगे। बस थोड़े समय के लिए हम अपनी जमीनों की अदला बदली कर लेते हैं। मेरी बड़ी जमीन तुम्हारी और तुम्हारी छोटी सी जमीन मेरे पास रहेगी। गोपाल के मन में एक अनजाना डर था, पर रामलाल की चिकनी चुपड़ी बातों और भाईचारे के वास्ते को वो टाल न सका और समझौते के लिए तैयार हो गया। अच्छा ठीक है भैया, जैसा आप कहें। आप मेरे बड़े भाई हैं और मेरा भला ही सोचेंगे, इसलिए मैं आपकी इस बात को मान लेता हूँ। गोपाल को अक्सर ज्ञान नहीं था, जिसका फायदा उठाकर रामलाल ने चालाकी से उसे कागजों पर निशान लगवा लिए। मासूम गोपाल इस बात से बेखबर था कि उसने अपनी बर्बादी पर मुहर लगा दी है। और एक दिन जब गोपाल उस अनजान जमीन पर पसीना बहा रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ। वाह, क्या शानदार नजारा है। पूरे खेत में पौधे लग गए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले आकर इन्हें सींच दूंगा। आज तो शरीर टूट रहा है और पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं। आज तो मटर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियों का आनंद लूंगा और फिर घोड़े बेचकर सोऊंगा। चलो भाई, घर की राह पकड़ते हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ गोपाल खेत पहुंचा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कल के हरे भरे पौधे आज राख जैसे बेजान पड़े थे। गोपाल को समझते देर न लगी कि रामलाल ने मदद के नाम पर उसे लूट लिया है। वो जमीन पूरी तरह बंजर थी, जहां कुछ भी उगाना नामुमकिन था। हाय रे मेरी किस्मत, सब बर्बाद हो गया। मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया, पर मिला क्या? सिर्फ ये सूखे हुए पौधे। भैया ने मुझे ठग लिया। उन्होंने मुझे बंजर जमीन थमा दी। अब मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं अभी जाकर भैया से जवाब मांगता हूँ। उन्हें मेरा खेत लौटाना ही होगा। अंदर ही अंदर घुटते हुए गोपाल ने किसी तरह खुद को संभाला। उसका विश्वास बिखर चुका था। वो हारे हुए जुआरी की तरह सुबकते हुए रामलाल के घर पर जा पहुंचा, ताकि अपनी जिंदगी का एकमात्र सहारा, अपना खेत वापस मांग सके। अरे भैया, ये आपने क्या किया? आपने मुझे जो खेत दिया वो तो बंजर निकला। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जमीन मुझे वापस दे दीजिए। बिना उस खेत के मेरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। जबान संभाल के बोल गोपाल। ये कागज देख रहे हो? इन पर तुम्हारा अंगूठा गवाह है कि हमने जमीनों की अदला बदली कर ली है। अब कानूनन वो खेत मेरा है और ये बंजर जमीन तुम्हारी। चुपचाप यहां से निकल लो, वरना पुलिस केस ऐसा फंसाऊंगा कि उम्र भर जेल की चक्की पीसोगे। निकलो यहां से। धोखे के कागजात ने गोपाल के हाथ बांध दिए थे। वो चाहकर भी कुछ न कर सका और भारी मन से घर की चौखट पर आ बैठा। कई दिन इसी तनाव में गुजर गए। तभी अचानक विजय का फोन बजा। वो बड़े उत्साह से अपनी पढ़ाई की फीस के बारे में बताने के लिए अपने पिता को याद कर रहा था। पिताजी, कॉलेज से फीस का नोटिस आ गया है। महीना पूरा हो गया है, तो कृपया इस महीने के पैसे भिजवा देना। मुझे 2 दिन बाद ही ऑफिस में जमा करने हैं। बेटा, घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। मुझे क्षमा करना, पर मैं अभी पैसे नहीं भेज सकता। घर चलाने तक के लाले पड़ गए हैं। समझो बेटा, तुम्हारा पिता बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। गोपाल का सब्र का बांध टूट गया और उसने रोते हुए विजय को सारी सच्चाई बता दी। जी पिताजी, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। अब आप परेशान होना छोड़ दीजिए। मैं कल सुबह ही वहां पहुंच रहा हूं। अगर चाचा ने कानून का सहारा लेकर हमें ठगा है, तो मैं भी कानूनन अपना हक वापस लेना जानता हूं। बस आप अपना ख्याल रखिए। कल सुबह मिलते हैं। पैसों की कमी के कारण विजय को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कॉलेज से नाम कटने के बाद वो टूटे सपनों के साथ गांव लौट आया, ताकि अपने पिता का सहारा बन सके। वाह, गांव की क्या बात है। प्रदूषण से दूर एकदम ताजी और शुद्ध हवा। शहर की भाग दौड़ के बाद यहाँ आकर वाकई मजा आ गया। भाई, रामपुर चलिएगा? बहुत समय बाद गांव आया हूँ। घर जाने की बड़ी जल्दी है। 5 रुपए लगेगा। आप सामान पीछे टिका दो भाई, फिर आराम से चलते हैं। थोड़ी देर में विजय अपने घर पहुंच जाता है।
गोपाल ने विजय को अपनी बेबसी की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जिस चाचा पर उन्होंने भरोसा किया, उसी ने चालाकी से उनकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली और अब वे अपने ही गांव में बेगाने हो गए हैं। आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, शहर में मैंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, दुनियादारी भी सीखी है। मेरे दिमाग में एक योजना है, मैं जैसा बोलता हूँ आप बस वैसा करते जाइए। चाचा खुद जमीन वापस करेंगे। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। ठीक 3 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, विजय और गोपाल दबे पांव घड़े लेकर बाहर निकले। उन्होंने चुपके से बंजर खेत में गड्ढे खोदे और उन घरों को मिट्टी में दबा दिया। विजय के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने चाचा के लिए जाल बिछा दिया हो। पूरे गांव में हंगामा मच गया। खबर पक्की थी कि गोपाल के बंजर खेत से हीरे के घड़े निकले हैं। कल तक जो लोग उसे लाचार समझ रहे थे, आज वही उसके भाग्य की चर्चा करते नहीं थक रहे थे। अरे भाइयों, क्या तुम लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना, जिसे हम सब बंजर जमीन कह रहे थे? वहां से आज हीरे से भरे 2 घड़े निकले हैं। भाई उसकी तो किस्मत ही खुल गई, रातों रात राजा बन गया वो तो। सच कह रहे हो भाई, घड़े तो हीरे के ही हैं, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? बंजर जमीन में अनाज तो पैदा नहीं हुआ, पर खजाना जरूर मिल गया। लगता है उस जमीन के नीचे कोई पुराना राज दफन था। अरे भाई, अब गोपाल को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। वे हीरे उसकी 7 पीढ़ियों के लिए काफी हैं। बेचारा कल तक दाने दाने को मोहताज था और आज पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बनने जा रहा है। किस्मत हो तो ऐसी। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जमीन मेरी है, उस पर हक मेरा है। अगर वहां 2 घड़े मिले हैं तो यकीनन नीचे और भी बड़ा खजाना छुपा होगा। मुझे अभी जाकर गोपाल से वो जमीन वापस लेनी होगी, इससे पहले कि वो सारा हीरा निकाल ले। रामलाल अपने भाई विजय के घर पहुंच जाता है। देखो गोपाल, वो बंजर जमीन पत्थर वाली है, तुम वहां खेती नहीं कर पाओगे। वो तो मेरी यादों से जुड़ी है, इसलिए मुझे मोह हो रहा है। तुम कानूनी कागज लाओ, हम अभी अदला बदली कर लेते हैं। तुम्हारी पढ़ाई छूटे हुए बेटे को भी मैं शहर वापस भेज दूंगा। बस वो जमीन मुझे दे दो। भैया, जब कागजों पर अंगूठा लग चुका है और जमीनें बदल ली गई हैं, तो अब ये बात करने का क्या मतलब? आपकी जमीन अब मेरी है और मेरी आपकी। अब मैं उसे वापस नहीं कर सकता। गोपाल भाई, तुम तो मेरा मजाक भी नहीं समझे। मैंने तो वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। ये लो अपने खेत के असली कागज और मुझे मेरी वो पुरानी जमीन दे दो। आखिर भाई ही भाई के काम आता है। विजय अपने चाचा की आंखों में देखकर कहता है, चाचा जी, अगर आप इसे मजाक कह रहे हैं तो ठीक है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है और वो आपको माननी ही पड़ेगी, तभी ये अदला बदली होगी। अरे विजय बेटा, तू ये क्या 10 शर्तें रख, मुझे सब मंजूर हैं। बस मेरी वो जमीन मुझे वापस कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू जो कहेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। अगर आप अपनी जमीन वापस चाहते हैं तो आपको हमारी जमीन लौटानी होगी और साथ में 1 करोड़ रुपए भी देने होंगे। हम तभी वो जमीन वापस करेंगे जब ये सब कुछ कागजों पर लिखित में तय हो जाएगा। मंजूर है। रामलाल मन ही मन सोचने लगा। 1 करोड़ रुपए रकम तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर उस जमीन में सोने के घड़े हैं तो 1 करोड़ रुपए क्या? वहां तो अरबों का माल दबा है। 1 करोड़ रुपए देकर अगर अरबों मिल रहे हैं तो ये सौदा बुरा नहीं है। अरे विजय बेटा, 1 करोड़ रुपए क्या, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं कल ही पैसों का इंतजाम कर लूंगा और कागजात पर साइन भी कर दूंगा। बस वो बंजर जमीन अब मेरी हुई। अगले ही दिन रामलाल ने कांपते हाथों से कागजों पर साइन किए और 1 करोड़ रुपए गोपाल के हवाले कर दिए। जैसे ही कागजी कार्यवाही पूरी हुई, उसके सिर पर खजाने का भूत सवार हो गया। वो तुरंत अपने नौकर बलराम को ललकारते हुए खेत की तरफ निकल पड़ा। अरे देखते क्या हो बलराम, खुदाई शुरू करो। पूरा खेत खोद मारो और जहां कहीं भी वो हीरे का घड़ा छिपा है उसे निकाल कर मेरे सामने रखो। आज मेरी किस्मत चमकने वाली है। जी सरकार। बलराम पूरा खेत खोद मारता है, पर उसे हीरे का 1 नग तक नहीं मिलता। खाली गड्ढों को देखकर रामलाल की चिंता बढ़ने लगती है।
उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि 1 करोड़ रुपए देने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। बलराम, देख भाई, कुछ तो मिला होगा। कुछ सख्त सा टकराया क्या? जल्दी बता, कुछ मिला क्या? माफ करना हुजूर, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और पूरा खेत खोद दिया, लेकिन मुझे अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ तो दूर दूर तक किसी घरे का निशान भी नहीं है। धोखा हो गया, बहुत भारी धोखा। हे भगवान, ये क्या हो गया? लालच के चक्कर में मैंने अपनी जीती जात बाजी हार दी। उन दोनों ने मुझे ठग लिया और 1 करोड़ रुपए भी डकार गए। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लालच इंसान को अंधा कर देता है, जैसा रामलाल के साथ हुआ। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। विजय की बुद्धिमानी ने उसे उसका हक वापस दिला दिया।